नमस्कार, स्वागत है आपका। और आज हम दूसरे जो इसी चैप्टर की बात कर रहे थे, दूसरा चैप्टर, और हमारा सेकंड है वो भाग आज हो जाएगा। राजा, किसान और हम नगर की बात कर रहे थे, किस तरह से है वो आरंभिक समाज था, आरंभिक है वो समाज की हम बात करते। और इसमें जो हमने कालखंड मोटा मोटा समेटा था, कहा था कि साहब हमें इसमें जो कालखंड लेंगे वो 620 CE से लेकर के जो 600 CE तक का कालखंड लेंगे, यानी 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक का जो समय है वो इसी चैप्टर में है वो हम लोग बात कर रहे थे। तो आपने है वो महाजनपदों के बारे में पढ़ा कि किस तरह से है वो 16 महाजनपद गंगा घाटी में एक तरह से विकसित होने का है वो काम किया, 16 बड़े है वो राज्य विकसित हुए, तो उनकी है वो बात की। आज है वो हम इस जो सेकंड पार्ट होगा, ये आज का जो हमारी क्लास का हो जाएगा पार्ट सेकंड होगा, और इसमें है वो हम मौर्य राजवंश के बारे में बात करेंगे कि साहब मौर्य राजवंश किस तरह से है वो भारत में शासन सत्ता संभालने का काम किया। हमने अलग अलग राजवंशों की बात की थी, उसमें हर्यक वंश की भी बात की, नागवंश की बात की, नंद वंश के राजा धनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त जो मौर्य हैं वो मौर्य राजवंश की नींव रखने का काम कर रहे हैं, जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के बहुत बड़े भाग के ऊपर है वो शासन करने का काम किया। तो हम आज मौर्य राजवंश के ऊपर है वो बात करेंगे। दूसरी सबसे एक महत्वपूर्ण सूचना आपको ये भी मैं दे देता हूं कि आप इन सारी बातों को है वो कृपया नोट्स के रूप में लिखते रहे, साथ साथ में एक आप है वो नोटबुक डाल दीजिए और उनको साथ में है वो लिखते रहे नोटबुक में, ताकि आपकी है वो सहूलियत हो जाएगी। आपको इसके बाद में है वो किताब खोलने की भी इतनी बड़ी आवश्यकता नहीं रहती। सारी चीज़ें वो मोस्ट ऑफली मैंने यहाँ पर है वो इसको कवर किया, और बाकी प्लेलिस्ट को आप खंगालते रहिए, क्योंकि सारी क्लासें आपको मिलेगी वो प्लेलिस्ट में है वो मिलेगी, ताकि क्रमिक रूप से आपको क्लासें मिलेगी। आप है वो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, और जल्दी ही एप्लीकेशन आएगी तो उससे और भी आपकी है वो पढ़ाई को पंख है वो देंगे, नया आयाम है वो आपकी पढ़ाई को मिलेगा, गति मिलेगी। तो एप्लीकेशन भी है वो जल्दी से आने वाले। तो अब है वो हम बात मौर्य राजवंश के ऊपर है वो करेंगे। तो आरंभिक साम्राज्य, मगध और मौर्य वंश आते हैं। मौर्य वंश की मैंने कड़ी आपको पकड़ा दी, कड़ी को क्रमिक रूप से पकड़ते जाना। हड़प्पा के बाद वैदिक काल, वैदिक काल के बाद में छठी शताब्दी महाजनपद, महाजनपदों के बाद में है वो कालखंड कौन सा आता है, मौर्य। जहां पर महाजनपद खत्म हुए वहीं से मौर्य शुरू हो जाते हैं। जैसे कि देखो कि महाजनपद का जो समय है, महाजनपद का जो समय है वो आपका 600 से लेकर के है वो 320 CE तक का है, और जो ही ये खत्म हुआ तो मौर्य शुरू हो गए। और मौर्यों का समय क्या आता है, 321 से लेकर के 185 BCE, बिफोर कॉमन एरा, ये कालखंड है वो आ जाता है। तो देखेंगे आरंभिक साम्राज्य के रूप में है वो मगध में मौर्य राजवंश के बारे में बात करेंगे कि मौर्य राजवंश है किस तरह से एक शक्तिशाली राजवंश मगध की सत्ता के ऊपर स्थापित हुआ। तो उसके बारे में वो बात कर लेते हैं, थोड़ा है वो जलपान भी कर लेते हैं। तो आरंभिक साम्राज्य मगध के ऊपर है वो मौर्य राजवंश की किस तरह से है वो नींव पड़ी। तो बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों मौर्य राजवंश। मौर्य राजवंश की बात करेंगे तो इसका समय क्या था पहले वो भी थोड़ा नोट कर लो। मौर्य राजवंश का जो समय है, कालखंड है, वो कब से कब तक था, 300 से लेकर 185 BCE, बिफोर कॉमन एरा, BCE तक का, यानी 321 से लेकर 185। ठीक है साहब। अब इसका जो संस्थापक है वो कौन है उसकी भी बात कर लेते हैं। संस्थापक, इसका जो संस्थापक है मौर्य वंश का वह चंद्रगुप्त मौर्य। कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। और चंद्रगुप्त मौर्य का समय क्या था, इसका समय था 321 से लेकर के 298 BCE तक का, बिफोर कॉमन एरा तक का है वो समय था। 321 ईस्वी में मौर्य वंश की इसने नींव रखी और 298 में इसकी है वो मृत्यु हो गई। दक्षिण भारत के अंतर्गत कर्नाटक में हासन एक स्थान है जहां श्रवण बेलगोला में है वो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई। चंद्रगुप्त मौर्य ने वो नंद वंश के राजा घनानंद को है वो अपने गुरु कौटिल्य और सेनापति जो चाणक्य कौटिल्य, उनकी सहायता से वो नंद वंश के राजा धनानंद को पराजित किया और फिर मौर्य वंश की नींव रखी। तो आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है इनके है वो गुरु कौन थे, तो
चंद्रगुप्त के गुरु कौन है? नाम कौटिल्य। इनका नाम कौटिल्य भी है, इनको चाणक्य भी है वो कहते हैं, और इनका नाम विष्णुगुप्त भी है। विष्णुगुप्त भी इनका नाम है। और इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी चाणक्य ने, उसका नाम क्या है प्यारे विद्यार्थियों? अर्थशास्त्र। क्या नाम हो जाएगा आपका? अर्थशास्त्र है वो आ जाएगा। और अर्थशास्त्र में किसकी जानकारी मिलती है? मौर्य प्रशासन। किसकी मिलती है? मौर्य प्रशासन व राजनीति। मौर्य प्रशासन व राजनीति, ये है वो छोटी एग्जाम में पूछा गया है कि अर्थशास्त्र तो सीधा ही लोग आते हैं, इसमें तो अर्थव्यवस्था का जिक्र होगा, जबकि गलत है। तो किसका आता है? मौर्य प्रशासन और मौर्यों की राजनीति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो ये मौर्य वंश है वो हमारा आ गया। आगे बात है वो करेंगे हम मौर्य राजवंश के बारे में है वो जानकारी के स्रोत। मौर्य वंश के बारे में जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है? जानकारी के स्रोत। प्यारे बच्चों, मौर्य वंश के बारे में जानकारी के यदि स्रोत की बात की जाए तो हमारे पास है वो बेसिक दो तरह के स्रोत है वो निकल कर आते हैं। ये आप देख रहे हो चंद्रगुप्त मौर्य हैं विराजमान, और ये इनके गुरु कौन है? चाणक्य थे। विष्णुगुप्त हैं वो इनका नाम है। तो बात कर लेते हैं स्रोत की। मौर्य राजवंश के बारे में जानकारी के स्रोत। आपसे सवाल यहां से पूछा जाएगा, मौर्य राजवंश की जानकारी के स्रोत, यानी कहां से है वो जानकारी मिलती है। तो मौर्य राजवंश के बारे में जानकारी की बात की जाए तो बेसिक है वो हमने देखा था कि इतिहास में जानकारी के 3 स्रोत माने गए, और बेसिक है वो 2 मान लेते हैं हम। ठीक है, एक तो आपके पुरातात्विक साक्ष्य और दूसरे आता है साहित्यिक साक्ष्य। कौन सा आता है? यानी किसी का अध्ययन किया जाता है इतिहास में तो 2 स्रोत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, एक लिटरेचर होता है और एक आर्कियोलॉजिकल है वो होता है। तो 2 स्रोत है वो महत्वपूर्ण माने गए। तो बात करेंगे कौन से स्रोत है। प्रथम स्रोत है वो एक तो पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में हम क्या मिलता है? हमें मौर्य राजवंश के हैं वो सिक्के मिलते हैं, हमें अभिलेख वो मिलते हैं। अभिलेख किसके मिलते हैं? सम्राट कौन सा है? अशोक के हैं वो मिलते हैं। अशोक के हैं वो अलग अलग अभिलेख हैं वो मिलते हैं। मास्की से मिलता है, गुर्जरा का मिलता है, निट्ठूर का है वो मिलता है, बाबरू का है वो अभिलेख मिलता है। तो अशोक के हमें अभिलेख मिलता है, जैसे कि बाबरू का अभिलेख है जिसमें जो है बौद्ध संघ और धम्म की बात अशोक है वो कर रहा है। तो बाबरू का अभिलेख है वो मिला। और भी यदि देखा जाए तो इसके अंतर्गत है वो पुरातत्व में अन्य भी चीज आती है, जैसे कि मूर्ति कला की बात आती है। भवन या फिर इसको वास्तुकला कह दो, एक ही बात है वो आती। तो मूर्ति कला की है वो बात आती है, वास्तुकला की है वो आती है, क्योंकि यह शिल्प कला में आ जाएगी। और दूसरा जो स्रोत है वो कौन सा है हमारे पास? साहित्य। और साहित्य में यदि देखा जाए तो हमारे पास कुछ है वो मिले। एक तो है वो इसी का ही गुरु हुए थे चाणक्य, और चाणक्य की पुस्तक कौन सी है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र से हमें जानकारी मिलती। ठीक है साहब। एक इनके दरबार में मेगस्थनीज बैठता था, क्या नाम है उसका? मेगस्थनीज। पुनः लिख लेता हूं मैं, मेगस्थनीज। मेगस्थनीज, और मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका है। उससे भी मौर्य राजवंश के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि जो विशाखा दत्त हुई थी उनकी पुस्तक मुद्रा राक्षस से भी मिलती है। विशाखा दत्त ये लेखक है, इसकी पुस्तक है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस से भी है वो जानकारी मिलती है।
क्षेमेंद्र की है वो व्रत जो कथा सरित सागर है उससे भी है वो मिले जानकारी हमें मिलती है। तो ये कुछ है वो साहित्यिक था, इनसे हमें जानकारी मिलती है। और ये मैगस्थनीज है वो चंद्रगुप्त के दरबार में रहा था। ये जो सेल्यूकस निकेटर उनके राजदूत थे उस समय। सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया। पंजाब जो हेरात का ये प्रांत था उससे है वो उसको भगाया गया। तो उसने है वो क्या किया कि हथियार डाल दिए, फिर संधि हुई। तो सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त के बीच में 305 ईस्वी पूर्व में है वो जाकर के है वो संधि होने का काम हुआ। फिर उसने कहा कि एक काम कर भाई कि तेरे दरबार में एक मेरा राजदूत बैठेगा, ठीक है। फिर क्या हुआ, सेल्यूकस निकेटर ने कहा मेरी पुत्री हेलेना है उसका विवाह मैं तुम्हारे साथ कर देता हूँ, और विवाह करूंगा तो क्या करेगा, दोबारा मेरे ऊपर कभी भी आक्रमण नहीं करेगा, बेटा जीवन भर है वो रोते रहना। तो एक तरीका ये भी निकाला, उसके साथ विवाह किया। फिर कुछ है वो हाथी भी दिया। फिर वो काबुल, केरात, जो हेरात का, कंधार का जो क्षेत्र है वो चंद्रगुप्त को दिया गया। तो ये लिटरेचर से हमें जानकारी मिलती है मौर्य राजवंश के बारे में। आपको यही संरचना के रूप में बताना होगा। अब मौर्य राजवंश की है वो हम थोड़ी विस्तृत बात कर लेते हैं। मौर्य राजवंश की है वो क्या स्थिति थी। तो मौर्य राजवंश, इसमें है वो 3 राजाओं का नाम विशेष तौर पर आता है। एक आता है प्रथम चंद्रगुप्त, और चंद्रगुप्त का मैंने आपको समय बताया था 321 से लेकर के 298 BC का। चंद्रगुप्त का जो पुत्र था उसका नाम क्या था, बिंदुसार था। और बिंदुसार का समय है वो 298 से लेकर के 200 है वो 74 तक माना गया। कब तक है, 274 तक BCE तक माना गया। और तीसरा जो महत्वपूर्ण शासक आता है उसका नाम क्या है, अशोक है वो आता है। तो ये अशोक आ गया। और अशोक का समय है वो 272 से लेकर 232 BCE तक आता है। और अंतिम जो मौर्य शासक था वो भद्रथ था। अंतिम का नाम क्या है, भद्रथ। और इसकी 185 में है वो हत्या कर दी थी। पुष्यगुप्त अमात्य करके है वो व्यक्ति। 2 बातें चंद्रगुप्त के बारे में है वो लिख लेते हैं, इतनी हमारे दी हुई है। तो चंद्रगुप्त के बारे में है वो इतनी सी बातें आ जाएगी। एक तो है वो मौर्य वंश का संस्थापक था, ये मौर्य वंश का संस्थापक। और स्थापना कब की, 321 में की। इसने क्या किया था कि सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। सुदर्शन झील ये कहां पर है, ये गुजरात है। गुजरात में है वो गिरनार है। ऊंचो गढ़ गिरनार वादल सु वातो करे, मरता राख हेंगार खरड़ियो खांगो नगो। तो ऊंचा गढ़ गिरनार है वो बना हुआ ऊंचा। तो गिरनार के ऊपर सुदर्शन झील है वो चंद्रगुप्त ने बनाई थी। और ये जो सुदर्शन झील बनाई थी वो चंद्रगुप्त का एक राज्यपाल था, राज्यपाल। पुष्यगुप्त। पुष्यगुप्त वैश्य करके था, उसने किया था। फिर बिंदुसार है। बिंदुसार के बारे में हमारे इतना चैप्टर में दिया हुआ नहीं है। हालांकि इसने है वो मिस्र के शासक फिलाडेल्फिया के साथ में है वो अपने संबंध बनाए थे। सीरिया के शासक एंटियोकस हुए थे, उनका राजदूत है वो इनके राज दरबार के अंतर्गत है वो आया था, जिसका नाम है डायनोसिस। तो डायनोसिस है वो आया था। फिर डायमेक्स है वो आए थे। तो राजदूत आया। सीरिया के शासक ने है वो इसने शराब की बोतल मंगवाई थी। फिर है वो कुछ अंगूर अंजीर मंगवाई थी, दार्शनिक मंगवाई था। तो इस तरह का है वो व्यक्ति था। फिर उसका जो पुत्र है वो अशोक था। कहते हैं कि बिंदुसार के बहुत ज़्यादा पुत्र थे। अशोक ने अपने 99 भाइयों का वध किया था। तो इसने इतने ज़्यादा है वो इसके पुत्र हैं वो थे। तो हम बात प्यारे बच्चों अशोक की कर लेते हैं। अशोक की हमारी क्या स्थिति थी। अब अशोक पर आइए। तो मौर्य सम्राट अशोक, मौर्य सम्राट अशोक। मौर्य सम्राट अशोक का जो समय है बिफोर कॉमन एरा है वो इसका समय आ जाएगा। तो इसको थोड़ा सा ये समय आ गया।
इसने है वो मगध, इनका भी है वो बड़ा केंद्र रहा था, राजधानी रही, विशाल साम्राज्य है वो इसने स्थापित किया। और 272 ईस्वी में इसका राज्याभिषेक हुआ। लेकिन वास्तव में राज्यारोहण है वो कब जाता है, 269 में जाकर के है वास्तविक रूप में राजगद्दी पर बैठा, क्योंकि निरंतर भाइयों से कलह की स्थिति थी तो इसको बैठने दिया नहीं था, इस कारण ये स्थिति रही। इसने है वो क्या किया था, अपने राज्यारोहण, इसका जो राज्यारोहण हुआ उसको देख लीजिए। एक राज्यारोहण शब्द है और एक है राज्याभिषेक। राज्याभिषेक यानी वास्तव में अभिषेक हुआ, और राज्य यानी उसको गद्दी मिली। तो इसको जो गद्दी मिली थी ये कब मिली थी, 272। लेकिन राज्य अभिषेक है वो कब हुआ इसका, जाकर वास्तव में जो तिलक हुआ था वो 269 ईस्वी में। इस राज्यारोहण के 8वें वर्ष, कब, इसके 8वें वर्ष, और इसका 8वां वर्ष कौन सा आ जाएगा, 261 BCE, बिफोर कॉमन एरा। राज्यारोहण के 8वें वर्ष है वो इसने क्या किया, एक युद्ध लड़ा, और उस युद्ध का नाम क्या था, उस युद्ध का नाम था कलिंग। क्या युद्ध था, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ा, कलिंग का है वो युद्ध किया। और कलिंग का युद्ध किया तो इस कलिंग युद्ध में है वो तकरीबन है वो 1.5 लाख लोग घायल हुए, 1.5 लाख लोग हैं वो घायल हुए, 1 लाख लोग मारे गए, और इस युद्ध के कारण है वो अशोक बहुत ही ज्यादा दुखी हुआ। और इसके लिए अशोक ने है वो क्या किया कि अब युद्ध की नीति की जगह कौन सी नीति है, वो धम्म की नीति है वो लाया गया। इसको आप थोड़ा सा फोटो है वो क्लिक कर लो। तो इस कलिंग युद्ध के बाद में क्या किया, अशोक ने नई नीति अपनाई और कहा कि अब मैं है वो युद्ध नहीं करूंगा तो क्या करूंगा, बुद्ध करूंगा, यानी अब मैं है वो शांति का काम करूंगा। तो हम लिखेंगे कि अशोक ने, आपसे पूछा जाएगा अशोक ने कि कलिंग का युद्ध कब हुआ था, आपसे पूछा जाएगा अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद अपनी नीति में परिवर्तन किया तथा उसने युद्ध से बुद्ध का, क्या शब्द मैंने लिखा है, युद्ध से बुद्ध का, युद्ध से बुद्ध का रास्ता अपनाया। अर्थात युद्ध करने के बजाय धर्म का रास्ता अपनाकर, धर्म का रास्ता अपनाया, जिसे धम्म की नीति कहा जाता है, जिसे धम्म की नीति कहा। तो अशोक ने क्या किया, अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, अब मैं बुद्ध करूंगा। अब जो रणभेरी जो युद्ध में बजने वाला नगाड़ा बजाते थे, अब है वो क्या करेंगे, हम धम्म भेरी की घोषणा करते हैं, धर्म का पालन करेंगे, जनता के उत्थान की बात करेंगे, लोगों को है वो नहीं मारेंगे। तो अशोक प्रारंभ में बहुत आक्रमणकारी व्यक्ति थे,
99 भाइयों को मारा वो व्यक्ति है वो किस तरह का महान हो सकता है। आगे जाकर के इतना नरसंहार किया, 1.5 लाख लोगों को घायल किया, 1 लाख लोग मारे गए, तो ये गंभीर स्थिति है वो इस व्यक्ति ने की। और उसके बाद में इसका जो हृदय परिवर्तन हुआ और कहा कि अब है वो मैं क्या करूंगा, अब मैं धर्म का रास्ता अपनाऊंगा, दम है वो करूंगा, अब युद्ध नहीं करूंगा। तो इसको है वो थोड़ा सा आप एक स्क्रीनशॉट ले लो और उसको नोट कीजिए। अब बात करेंगे अशोक की धम्म की नीति की बात करेंगे। तो अशोक ने है वो युद्ध से बुद्ध का है वो रास्ता अपनाया, दम का रास्ता है वो अपनाया। तो दम क्या था उसको है वो आप बताना, दम ने है वो किस तरह की नीति अपनाई। इस तरह का नहीं कहोगे कि साहब अशोक ने वो बड़े बड़े शिलाखंड है वो उत्कीर्णित करवाए और ऊपर से है वो शिलाखंड पड़ा, नीचे पड़ते आवाज आई दम, तो उस तरह का दम नहीं था। ये दम है वो बेसिक उसकी धार्मिक नीति थी। कैसी नीति थी उसको समझो, कैसी अच्छी नीति लाया अशोक। तो उस नीति को समझिए और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो भाई। आप लोग हैं वो इस तरह से रेस्पॉन्स कर रहे हो तो फिर तो कुछ अच्छी बात है वो हुई नहीं। ज़्यादा लोगों को जोड़ो, ज़्यादा है वो शेयरिंग करो। क्लास शेयरिंग नहीं हो पाई तो फिर मैं से कैसे आगे बढ़ पाऊँगा। तो उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। टेलीग्राम को ज्वाइन करो, नहीं तो आपको समय पर क्लासें कैसे मिलेगी, उस बात को भी हम ध्यान रखो। तो बात करते हैं धम की है वो धनाधन बात करेंगे। क्या स्थिति अशोक की है वो धम की नीति, अशोक की धम की नीति, यानी अशोक ने धम की है वो किस तरह से एक नीति लागू की थी उस पर है वो बात करते हैं। हमने कहा कि कलिंग युद्ध के बाद में है अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। कौन सा युद्ध था ये, कलिंग युद्ध। और कलिंग का युद्ध कब हुआ था, 261 BC में है वो हुआ था। दम की नीति अशोक ने अपने जनता के नैतिक कल्याण, अपने जनता के नैतिक कल्याण की आचार संहिता बनाई, जिससे धम्म की नीति कहा जाता है। यानी अशोक ने अपनी जनता के नैतिक कल्याण की आचार संहिता बनाई जिसे धम्म की नीति कहा जाता है। यानी जनता के नैतिक उत्थान की बात करी और उसमें क्या क्या बात की इसने है वो धम्म में कहा कि जनता को क्या करा, लोगों को कहा कि दीन दुखियों की सहायता करो, दीन दुखियों की क्या की जाए, सहायता है वो की जाए, दीन दुखियों की सहायता करना, गरीबों की है वो मदद करना, अनाथ लोगों की है वो मदद करना, स्त्रियों और बच्चों को सुरक्षा देना। तो महिलाओं और बच्चों को सुरक्षा प्रदान करना, महिलाओं और बच्चों को है वो सुरक्षा प्रदान करना, ये अशोक ने है वो कार्य किया। फिर साथ ही साथ अशोक ने है वो क्या किया कि साहब जो जीव जंतु हैं उनके लिए भी है वो चारा पाने की व्यवस्था की। मैं इस तरफ लिख लेता हूं कि जीव जंतुओं के चारे पाने की व्यवस्था की। चोरी डकैती पर क्या की, रोक है वो की। माता पिता की है वो क्या करना, सेवा करना। बड़ों का आदर करना, गुरुजनों का है वो आदर करना। तो ये धम्म की नीति। जैसे मैं आया और आप लोगों ने क्या किया, खड़े होकर मेरा अभिवादन किया, तो कहूंगा कि वो अशोक की धम्म की नीति का ही परिणाम। या कहीं जा रहे थे हम लोग, आपके गुरुजन हैं, तो आपने है वो अभिवादन किया कि नमस्कार गुरुजी। नहीं तो आजकल के बच्चे क्या कर रहे हैं कि सर नमस्कार, पीछे है वो इस तरह के टाटा ही करते हैं। तो वो उस तरह का हमें नहीं करना।
हमें धम्म का पालन करना, माता पिता बड़े जन है, गुरुजन है, उनकी है वो आदर करना, सेवा शुश्रूषा करना। वन्य जीव जंतु है उनको इस समय आप है वो क्या करोगे, जीव जंतुओं के पानी वगैरह की है वो व्यवस्था करना, यह आपका काम है। दीन दुखी गरीब अनाथ है उनकी सहायता करना, महिलाएं बच्चे उनको भी सुरक्षा प्रदान करने का काम करना। तो वो अशोक की धम्म की नीति थी। बेसिक इसका है वो आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम है वो आगे बढ़ते हैं। तो धम्म की नीति की घोषणा अशोक ने की। तो ये धम्म की है वो नीति होगी। तो धम्म की नीति बेसिक क्या है, जनता के कल्याण हेतु नैतिक आचार संहिता को धम्म है वो कहा गया। तो 2-3 इसमें कीवर्ड आप भी नोट कर लेना। तो किसके कल्याण हेतु, जनता के कल्याण हेतु। किसको पेश किया, नैतिक आचार संहिता, जनता के कल्याण हेतु नैतिक आचार संहिता पेश की, जिसको क्या कहा गया है, धम्म है वो कहा गया है। तो ये धम्म हो गया। उस धम्म के धमीड़े आपको नहीं लेने, इसी के ही लेने। तो इस धम्म को हो गया। अब धम्म है वो क्या था, कुछ लोगों ने कहा कि धम्म है वो फ्लीट ने कहा कि अशोक का राजधर्म था। कुछ लोगों ने भंडारकर जैसे विद्वान आए तो उन्होंने कहा कि साहब ये अशोक का क्या था, ये एक तरह से उपासक बौद्ध धर्म था। कुछ लोगों ने कहा कि ये अशोक का आविष्कार था। तो उसके बारे में एक सवाल पूछा जाता है आपसे कि अशोक के धम्म की प्रकृति बताइए। एक तो परिभाषा पूछी जाती है और एक पूछी जाती है प्रकृति। तो धम्म की प्रकृति क्या थी, तो धम्म की प्रकृति या स्वरूप, जैसे ये सवाल आ गया कि धम्म की प्रकृति या उसका जो स्वरूप है वो बताइए। तो आप कहोगे कि साहब जो फ्लीट हुए थे, फ्लीट महोदय ने बताया कि जो अशोक का धम्म है वो क्या था, राजधर्म था। अशोक का धम्म क्या था, राजधर्म। ठीक, इस तरफ तो विद्वान लिख लेना नाम, और इस तरफ क्या लिखोगे, मत या विचार लिख लेना। आप कहो तो मैं आगे इसको थोड़ा बना देता हूं, जैसे कि प्रकृति, धम्म की प्रकृति। तो विद्वान व मत, पहला हमारे पास है वो निकल कर आया फ्लीट का। फ्लीट महोदय ने कहा कि अशोक का जो धम्म है वो अशोक का धम्म क्या है, अशोक का राजधर्म है। अशोक का राजधर्म है। दूसरे जो भंडारकर का नाम आता है, और भंडारकर ने कहा कि अशोक का जो ये धम्म था वो बेसिक अशोक का धम्म क्या था, ये उपासक बौद्ध धर्म था। उपासक बौद्ध धर्म था, यानी बौद्ध धर्म की बातें ली गई। धम्म अशोक का राजधर्म भी हो सकता है, अशोक का है वो उपासक बौद्ध धर्म था। रोमिला थापर जैसे विद्वानों ने है वो अशोक के ऊपर ज्यादा बातें लिखी। तो रोमिला थापर ने कहा कि ये अशोक का आविष्कार था। रोमिला थापर ने अशोक का आविष्कार बताए। रोमिला थापर ने है वो अशोक का आविष्कार बताए। तो ये कुछ है वो मत आए कि साहब धम्म है वो वैसे क्या है, ये विद्वान और ये इनके मत, ये फ्लीट महोदय वगैरह हैं वो इनकी बात आ गई, और ये कुछ एक पहलू है। आपसे वो सवाल पूछा जाता है। एक सवाल आपका धम्म का मूल्यांकन करना है, किस तरह से है वो धम्म का आप मूल्यांकन करोगे, पक्ष विपक्ष और निष्कर्ष उसमें दोगे कि क्या क्या बातें है वो आएगी। तो वो भी आपसे सवाल एक बनता है। तो इसको अच्छी तरह से समझोगे तो धम्म आपके निकल कर आ गया। तो ये धम्म है वो हमें सवाल यहाँ से धम्म का पूछा जाता है, कई बार परीक्षा में पूछा गया। तो ये धम्म महत्वपूर्ण हो गया। अब है वो बात हम करेंगे थोड़ी और मौर्य प्रशासन की बात करेंगे, मौर्यों का प्रशासन है वो कैसे चल रहा था। तो मौर्य प्रशासन के ऊपर एक सवाल हमारा बड़ा बनता है। तो मौर्य प्रशासन यानी उनका शासन कैसे हो चलता था, जो कि बहुत बड़ा साम्राज्य था। मौर्यों का साम्राज्य यदि देखोगे तो आपका पश्चिम में
पश्चिम में कहां पर था? पश्चिम में अफगानिस्तान, बलूचिस्तान का क्षेत्र आता है। ठीक है। पूर्व में जो बंगाल का, बांग्लादेश, आज का उड़ीसा है वो पूरा आता था। दक्षिण में है वो कर्नाटक का क्षेत्र आता था। दक्षिण में कर्नाटक। अहनानूर और मुरनानूर करके एक तमिल ग्रंथ है, उनसे जानकारी मिलती है कि मौर्यों का शासन है वो दक्षिण में कर्नाटक है, वो तब था चंद्रगुप्त का साम्राज्य कर्नाटक विस्तृत था। तो ये कर्नाटक तक की जो बात कर रहा, कौन कर रहा है? अहनानूर और मुरनानूर, ये क्या है? तमिल ग्रंथ है। और उत्तर भारत तो मगध और सारा क्षेत्र उत्तर भारत का इनके पास में मगध वाला ये क्षेत्र रहा। मगध इनकी फिर पाटलिपुत्र है वो राजधानी रही, तो ये क्षेत्र रहा। फिर इनका जो प्रशासन था प्यारे बच्चों, तो 2 भागों में विभाजित था प्रशासन। कितने भागों में विभाजित था? 2 भागों में है वो प्रशासन में। 2 भागों में प्रशासन विभाजित। एक केंद्रीय प्रशासन और दूसरा था प्रांतीय। केंद्रीय यानी जो सेंट्रल, आज जैसे दिल्ली केंद्रीय राजधानी है देश की, तो केंद्रीय है वो भाग राजधानी थी, और दूसरे प्रांत का मतलब हुआ राज्य। तो ये कुल जो मौर्य साम्राज्य वो 5 भागों में है, वो 2 प्रशासन 2 भागों में, और 2 में एक केंद्रीय राजधानी और दूसरा है वो 4 प्रांत, कुल मिलाकर के 5 भागों में है वो विभाजित था। तो इसको मैं अगली स्लाइड में है वो ले लेता हूं। तो 2 तरीके से, एक तो केंद्रीय भाग जहां पर किसका शासन था? राजा का था, और दूसरा कौन सा था? प्रांतीय भाग जहां पर है वो अमात्य था या राजकुमार है वो शासन करता था, राजा का पुत्र है वो शासन करता था। तो मौर्य जो साम्राज्य है, मौर्य साम्राज्य पांच भागों में विभाजित था। ठीक है, 5 है वो केंद्र थे, 5 भाग है वो बड़े थे। तो पहला उसमें आता है जो प्रांत है, और इस तरफ आ जाएगी राजधानी। ठीक, पहला आ जाता है उत्तरापथ। कौन सा पथ है? उत्तरापथ। और उत्तरापथ की राजधानी कौन सी थी? तक्षशिला थी। कौन सी थी? तक्षशिला है वो राजधानी थी। फिर आता है उत्तरापथ और आता है दक्षिणापथ। उत्तरापथ तो उत्तरी भाग, दक्षिणापथ तो दक्षिणी भाग। दक्षिणी भाग में जो इनकी राजधानी थी वो स्वर्णगिरी थी। कौन सी थी? स्वर्णगिरी है। कहाँ था? आज का जो कर्नाटक है ना, उस कर्नाटक के पास जहाँ सोने की खदानें थी, जहाँ सोने की खदानें है वो थी। खदानें मतलब हुआ खान, खदाने का मतलब क्या हुआ? खान है हुआ। तो ये आपके आगे 2 3 के ऊपर बात करते हैं। उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंती राष्ट्र। कौन सा राष्ट्र? अवंती। और इसकी जो राजधानी थी वो कौन सी थी? उज्जैनी थी। कौन सी थी? उज्जैनी, जो आज का उज्जैन, आज का उज्जैन मध्य प्रदेश का। ठीक है, फिर जो चतुर्थ महत्वपूर्ण है वो कौन सा है? मध्य देश। कौन सा है? मध्य देश। और मध्य देश की राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र। कौन सी थी? पाटलिपुत्र। ये पाटली का पुत्र आ गए। और ये क्या था? ये आपको पता हो तो केंद्रीय राजधानी थी। क्या थी? केंद्रीय राजधानी। और यहां पर कौन बैठता था? राजा बैठता था। कौन बैठता था? राजा। ठीक, अब है वो पंचम में यदि बात की जाए तो आपका आता है
तोसली। कौन सा आता है? तोसली। तो कलिंग की है वो राजधानी तोसली हो गई। तो पांचवा जो प्रांत आता है हमारा कलिंग आता है, सॉरी, और कलिंग की राजधानी थी तोसली। तोसली भी था, एक जोगठ भी थी। तो जोगढ़ या जोगठ, जोगढ़ न मत कर देना, इतना आप ध्यान रखना। ये क्या है? ये सारे राज्य हैं। ये है वो क्या है? प्रांत है। प्रांत का मतलब हुआ राज्य। और ये है वो क्या है? ये केंद्रीय राजधानी। क्या है ये? केंद्रीय राजधानी। तो ये केंद्रीय है वो राजधानी था। राजा यहाँ पर शासन करता था। यहाँ पर शासन कौन करते थे? यहाँ पर शासन अमात्य है वो करते थे। तो ये मौर्य प्रशासन है वो 6 भागों में विभाजित था। मौर्य प्रशासन 6 भागों में विभाजित था। तो इसकी सेना की क्या स्थिति थी? सेना का भी अलग अलग है वो विभागों में हो बंटवारा था। यदि देखा जाए तो कहा जाता है कि मौर्यों की सैनिक शक्ति बड़ी है वो मजबूत थी। और यूनानी जो लेखक हुए थे उन्होंने है, विशेषकर मैगजीन की इंडिका में आता है कि 6 लाख तक की सेना चंद्रगुप्त के पास में थी। कितनी थी? सैनिक संगठन की बात कर लेते हैं। मौर्य सैनिक, मौर्यों की सैनिक संगठन स्थिति। आपसे यहां से मौर्य प्रशासन में है वो सेना के ऊपर एक 4 अंक का सवाल है वो बनता है। तो 4 अंक का धम भी बनता है, 4 अंक का है वो राजधानी में भी बनती है, 4 अंक में मौर्यों का प्रशासन भी बनता है। तो यहां से ये सवाल काफी महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछा गया। तो आप देखोगे कि मौर्य जो सैनिक संगठन है उसमें हम बात करेंगे कि यूनानी लेखकों ने है वह बात बताई कि 6 लाख की थी। और जो मौर्य सैनिक संगठन हेतु है वह 6 समितियां होती थी, 6 समिति और 1 उप समिति। तो सैनिक प्रशासन हेतु सब सैनिक प्रशासन के लिए 6 समितियां तथा 1 उप समिति थी। तो सैनिक प्रशासन के लिए 6 उप समितियां तथा 1 है वो उप समिति थी। 6 समितियों की यदि बात की जाए, आप लिखना चाहते हैं तो लिख लेते हम। जो पहली समिति आती है प्रथम समिति। प्रथम समिति का काम था नौसेना का संचालन करने, नौसेना का संचालन, नौसेना का संचालन करो, नेवी का। तो उस समय भी नौसेना होती थी, समुद्री सेना। दूसरी जो समिति थी वह क्या करती थी? दूसरी समिति आपके यातायात का काम करती थी। क्या करती थी? यातायात, यानी शहर में है वो ट्रैफिक व्यवस्था सही ढंग से है वो चले, उसके लिए करते। तीसरी जो समिति थी वो पैदल सेना का काम करती थी। किसका कर रही थी? पैदल करेगी। तो पैदल किससे चलेगा? पैरों से चलता है तो व्यक्ति के पैदल 2 ही होते हैं। और तीसरा सेना का व्यक्ति है तो उसके पास, पैदल सेना के पास में क्या होगा? पैदल सेना के पास में क्या होगा? वो टैंक तो होगा इनसे, तो क्या होगा? बंदूक या उस समय भाले थे तो 3, 2 पैर और 1 भाला, या 2 हाथ और 1 भाला, 3 स्थिति हो जाएगी। ठीक है। चौथी जो समिति थी वो किसका काम कर रही थी? अश्वारोही। कौन सी समिति काम कर रही थी? चौथी अश्वारोही। अश्वारोही यानी घुड़सवार। कौन सा? घुड़सवार। तो घोड़े के कितने पैर हैं? 4 पैर हैं। तो चौथी समिति क्या करेगी? अश्वारोही से संबंधित है। ठीक है साहब। पांचवी समिति, पांचवी समिति है वो किसकी कर रही थी? रथारोही। किसकी कर रही थी? तो रथ जो चलाने वाले थे ना, सारथी रथ रणभूमि की ओर ले चलो, हे केशव रथ पितामह की ओर ले चलिए। तो वो रथ महाभारत में आपने देखा होगा। रथ पांचवी कैसे? देखो रथ में क्या होते हैं? 2 घोड़े होते हैं। ठीक है। फिर एक रथ खुद होता है, 3 हो गए। एक रथ में योद्धा होता है, 4 होते हैं। और एक रथ को चलाने वाला कौन होता है? सारथी होता है। तो 5। तो पांचवी समिति का क्या हो गया? रथारोही हो गया। क्या हो गया?
रथारोही हो गया। ठीक है, ये 5वीं समिति है वो आपकी रथारोही हुई। और जो छठी समिति है, छठी समिति का काम क्या हो जाएगा? हाथियों का संचालन करना। किसका संचालन करती थी? हाथियों का संचालन कर। आपसे सवाल पूछा जाएगा मौर्य काल में सैनिक प्रशासन हेतु सैनिक समितियां कौन कौन सी थी, तो आपको ये 5-6 जो समितियां हैं उनका नाम देना पड़ेगा और एक उप समिति का भी नाम देना पड़ेगा। तो जल्दी से इसका एक फोटो क्लिक कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो ये जो हो गई आपकी है वो कौन सी हो गई? ये 6 समितियां हो गई। इसको थोड़ा सा है वो छोटा कर लेते हैं पेज को। ये आ गया महत्वपूर्ण मसला। तो ये मौर्य काल में है वो एक उप समिति थी, और इस उप समिति का जो काम था वो भी देख लो। ये उप समिति क्या करती थी कि जो सैनिक है, जो ये अलग अलग समितियां हैं, इन समितियों में जो सैनिक वगैरह होते थे तो ये क्या करे थे, उनके लिए हथियार ले जाती थी। तो सैनिकों के लिए हथियार ले जाती थी। किस पर ले जाएगी? बेल या गधे होते थे उन पर है वो ले जाएगी। तो गधा है वो उसके ऊपर या बेल से है वो ले जाती थी। फिर यह क्या करती? ये सैनिकों हेतु रसद की आपूर्ति करती। सैनिकों के लिए भोजन की है वो आपूर्ति करती। सैनिकों हेतु भोजन की आपूर्ति करती। फिर सैनिकों के लिए है वो जो कोई शिल्प का काम होता, तो सैनिकों के लिए जैसे उनकी कटिंग वगैरह करनी है तो नाई है, या फिर उनके लिए है वो बढ़ई वगैरह या लोहार के कोई उपकरण बनाने, तो उनको भी है वो अलग अलग लोग थे, उनका भी संचालन करती थी। तो ये 5 समितियां और ये मसला आ गया मौर्यों के सेना से संबंधित। तो मौर्य काल से महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछा जाता है 100 और 1% आपका है वो धमका भी बनता है, और यहाँ से भी है वो बात निकल कर आगे है वो नेक्स्ट हम बढ़ेंगे नवीन जो राज धर्म की स्तुति आई उस पर है वो बात करेंगे। तो आज की क्लास मोटे तौर पर है वो हमारी यहीं पर है वो संपन्न हुई। तो साथ ही साथ में आप सारी जो क्लासें आपको इस तरफ है वो प्लेलिस्ट में मिलेगी। प्लेलिस्ट में आप सारी क्लासों को क्रमिक रूप से है वो देखें। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए ताकि जो ही आपको कोई क्लास आती तो उसकी जल्दी से आपको है वो अपडेट है वो मिल जाएगी। और प्लेलिस्ट को जरूर खंगालें। एप्लीकेशन भी जल्दी आएगी, उसमें आपको सारी चीज़ें हैं वो एक ही मंच के ऊपर चीज़ें मिलेगी ताकि आपकी पढ़ाई है में सहूलियत हो। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।